नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे राजस्थान के चुरू में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 पार नारे के साथ जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है और आगामी चुनाव को लेकर सियासी चौसर भी पिछने लगी है। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम सीटों पर फोकस कर रही है जहां बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है और 2024 के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुरू में जमकर गरजे, राम मंदिर का अपमान नहीं सहेंगे, देश को नहीं झुकने दूंगा जैसी तमाम बातों के साथ उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज पीएम ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पिछले 5 बार के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी की जीत होती आई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के एक के बाद एक लगातार दौरे और चुनावी सभाएं हो रही हैं। एक दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश दौरे पर आए थे। 3 दिन पहले अमित शाह भी प्रदेश दौरे पर रहे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर पार्टी चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ सवाल ये कि क्या मोदी उन तमाम सीटों पर कमल खिला पाएंगे जहां नए चेहरों को मौका दिया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश पाठक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद यादव राष्ट्रीय महासचिव सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीवन सिंह सैनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मुकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ स्टार्टर है, अभी तो पूरी थाली बाकी है, और जिस तरह से नए चेहरे जहां पर अभी बीजेपी ने उतारे हैं वहां पर प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं, क्या लगता है जहां नए चेहरे उतारे हैं वहां पर कमल खिल पाएगा? मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मोदी जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। कुछ गवर्नमेंट के साथ आ रही है, लेकिन मैं जा रहा हूँ जी। चलिए, मुकेश जी की ठीक से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव होता है प्रधानमंत्री चुनने के लिए। चलिए, मुकेश जी तक आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। नितिन दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचारियों को लेकर और एक के बाद एक विपक्ष पर निशाने साध रहे हैं, किस तरह से इसको देखें? और उनका ये कहना है कि अगले 5 सालों में, यानी आने वाले 5 सालों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़े कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। देखिए, किसी का आवाज मिल रही है आप? हाँ जी नितिन जी, बोलिए। देखिए, आप ये बड़ा दुखद पहलू है कि देश के प्रधानमंत्री आज गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा की तरह मुंह फाड़ रही महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को मूलभूत सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाना ये ठीक है, राजनीति है, लेकिन देश में इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति, यानी सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री, कम से कम आप अपने भाषण में गरीब जनता की बात तो कर देते, उन लोगों की बात तो कर लेते कि राशन की दुकानों से कितने करोड़ या इतने लाख लोगों को हमें मुक्त करना है, इतने युवाओं को हमें रोजगार देना है। क्योंकि इन तमाम बातों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। नितिन जी, 2 करोड़ उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी जो दर है वो उनके शासन में कम हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है, 3 तलाक का मुद्दा यहाँ पर उन्होंने उठाया है कि मुस्लिम महिलाओं को सहायता उससे मिल रही है। आप देखिए रिश्ता जी, आप 10 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि देश के युवाओं बेरोजगारों की संख्या क्या है। आप देखेंगे कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो आज 1100-1000 रुपए में मिलता है। ये एक आम आदमी की बात है, ये समाज के गरीब तबके की बात है। और जब तक हम समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचेंगे, उनको राहत नहीं देंगे, तो वैसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये पूरे 4 साल बात करते हैं देश की जनता, लेकिन जैसे ही
आता है कि हिंदू मुसलमान लोगों के झूठे प्रकरण दर्ज कराना, जांच एजेंट को करके विपक्ष को डराना, ये सारे काम तो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नजदीक आते आते शुरू कर देती है। देखिए, मैं आज के दौर में और राजनीतिक विचारधारा से अलग होने के बाद मैं देश के प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा लगता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब की बात करते, बेरोजगार की बात करते, महंगाई की बात करते, अपराध की बात करते, अगर देश के प्रधानमंत्री ये आंकड़ा गिनाते कि इतने करोड़ साल में राशन की लाइन में थे, हमने इतने करोड़ लोगों को उस राशन की लाइन से मुक्त कर दिया है, इतनी महिलाओं को हमने आरक्षण दे दिया है, इतने हमने टिकट दे दिए हैं, अपराध पे हमने इस तरह अंकुश लगाया है, इतने करोड़ युवाओं को हमने रोजगार दे दिया है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात करते तो शायद इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए राहत भरी खबर होती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपने पूरे भाषण में विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर कीचड़ उछालने के अलावा, राहुल जी के अलग कहने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। पूरे देश की जनता जानती है। यही कारण है कि आज भारत की जनता समझ चुकी है और ये निर्णायक चुनाव है भाजपा के लिए। ठीक है नितिन जी, हमारे साथ मुकेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुकेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। अरविंद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज हमला बोला है, प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर गरजे हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर और माफिया राज खत्म किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले बहुत धन्यवाद। बताना चाहते हैं जिस प्रकार से 2014 से लेकर हम पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री लगातार इनसे बड़ा 2014 में की बात कही हो, चाहे हमारे आज दिल्ली तक की बात कही हो, चाहे हम अच्छा करने की बात कही हो, और युवाओं की बात कही हो, आपने देखा होगा जितना चाहता हूँ क्या हुआ हुआ उत्तराखंड प्रदेश संपूर्ण देश हुआ, हमारे अंदर महिलाओं को सड़क पर क्या हुआ, ये मोदी जी की है, देश का क्या है, होने जा रहा है, भूख का पैदा है और हमारी आने वाले में चल रहे हैं उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में है, लोग हमारे साथ। ठीक है अरविंद जी, मुकेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ, मुझ तक अब आवाज पहुंच रही है। मुकेश जी, विपक्ष का आरोप है लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी आज संबोधन में कहा, इससे बेहतर था कि वो बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर अगर बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। उनका ये कहना है विपक्ष का कि उन्होंने लगातार विपक्षी गठबंधन पर ही आरोप लगाए हैं, जो आम मुद्दे, जनता के मुद्दे होते हैं, उन पर कुछ नहीं कहा। और एक सवाल और मेरा आपसे मुकेश जी, ये कि जिस तरह से नए चेहरों को टिकट बीजेपी दे रही है, अभी हम चुरू में भी देखें, अगर चुरू लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका यहाँ पर दिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया जी को, ऐसे में क्या कमल वहां पर खिल पाएगा? और जो विपक्ष ने सवाल किया सर, उसका भी जवाब दीजिए।
ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपके पहले वाले प्रश्न का ही जवाब देता हूँ। नए चाहे पुराने चेहरे हो, अनुभवी हो या हमारे सामान्य कार्यकर्ता हो, सारा देश जानता है कि ये चुनाव किस चीज का हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का प्रधानमंत्री चुनने का। ये चुनाव है, सारा देश जानता है कि किसको वोट देने से उसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मिलेंगे। तो फिर प्राथमिकता वो इसी आधार पर तय करेगा कि किसको देने से प्रधानमंत्री हमें मोदी मिलेंगे। तो नए और पुराने चेहरे का तो उतना प्रश्न तो है ही मुकेश नहीं। जी, प्रधानमंत्री मोदी चुनने जी के लिए आप किसी भी काम व्यक्ति पे, को खड़ा मोदी जी करेंगे के यहाँ पर, नाम तो पे किसी को और भी उनके वोट थोड़ी ना आह्वान देगा पर ही मतदाता। काम हो रहा है। मुकेश जी, आपका कहना है प्रधानमंत्री जिस भी देखिए, व्यक्ति कोई को भी चुनने से व्यक्ति- मिलेंगे उसको मतदाता वोट करेगा, लेकिन काम देखकर वोट करेगा ना मतदाता। या फिर प्रधानमंत्री मोदी जिस को भी वोट करने से मिल रहे होंगे वो देखकर वोट करेगा। काम भी तो होना चाहिए क्षेत्र में। मुकेश जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? हाँ, अब पहुंच रही है, बीच में फ्रीज हो गया था जी। आपका। बोलिए मुकेश जी। जी जी, आपका प्रश्न मुकेश जी, आपसे मैं ये बोल रही थी, आपका ये कहना था कि किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र टिकट मोदी देने को से नहीं चुनने के होगा। लिए जिसको वोट करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मिलेंगे, जनता उसको वोट करेगी। लेकिन जनता यहाँ पर समस्याओं को देखकर वोट करेगी ना, कि उनकी जो समस्या है उसका निराकरण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या किसी को भी वोट कर देगी। किसी को भी तो खड़ा नहीं कर सकते हैं ना आप। जा रही है। जी जी, ठीक है। देखिए, प्रश्न को मैंने अधूरा सुना है और मैं उसी के आधार पे उत्तर दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। देश ये जानता है कि देश में जब सरकार अच्छी रहेगी, जब उसका सरदार अच्छा रहेगा, जब प्रधानमंत्री बढ़िया मिलेगा, तभी समस्याएं दूर हो पाएंगी। अगर हम क्षेत्र की किसी खास समस्या की बात करें तो सांसद की उसमें उतनी भूमिका नहीं होती है जितनी सरकार और उसके इकोसिस्टम की भूमिका होती है। इसलिए सारा देश, सारी जनता ये जानती है कि यहाँ पर आके एक सांसद या प्रतिनिधि गौण हो जाते हैं। यहाँ हमें ये देखना है, क्योंकि दलीय स्थिति है, पार्टी वाली सरकारें बनती है, तो हमें ये देखना है कि किसको वोट देने से हमें कौन प्रधानमंत्री मिलेंगे। बाकी पार्टी का अपना आंतरिक एक असेसमेंट होता है, वो अपने नए कार्यकर्ताओं को भी मौका देते हैं। उन्हें पता होता है कि विनेबिलिटी किसकी है और उसको आगे बढ़ाना है, और जनता उसी अनुसार नए पुराने इन लोगों को मौका देती रहती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर हम समस्याओं के समाधान की बात करें तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आज पूरा देश बम बम कर रहा है, और कोई हमें बता दीजिए, विपक्ष बता दे उनका प्रधानमंत्री है, तो उस पर हम कुछ कंपेयर करें। इसलिए ये प्रश्न ही बेमानी है। बाकी हमारे लोगों ने कहा कि मोदी जी इस विषय पे बात नहीं करते तो उस विषय पे बात नहीं करते। हमारे मोदी जी सबसे ज्यादा जनता से कनेक्टेड हैं। आप तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो पंचायत चुनाव में भी दखल देते हैं। वही यही वो प्रधानमंत्री है जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन सबसे आखिरी चुनाव जो होता है, या जो सबसे पहला चुनाव होता है पंचायत, वो उसकी भी चिंता करते हैं। तो जिस नेता का इतना जुड़ाव अपनी जनता से हो, आप उस पर ये आरोप लगा सकते हैं कि वो डिस्कनेक्ट है। आपके प्रश्नों के घुमावदार उत्तर नहीं दे सकते, वो सीधे जनता से जुड़ाव रखते हैं, और परिणाम सामने आता है। और लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम को भी देख लेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं ये खुद असेस कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं जनता उसको भरपूर समर्थन देगी और आशीर्वाद देगी। ठीक है मुकेश जी। जीवन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और एक के बाद हम एक जो सभाएं देख रहे हैं, उसके बाद पक्ष विपक्ष के सर जो आरोप अगर हम देखें
तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रही है। इधर जो विपक्ष है वो लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है। आज जो चूरू में लोकसभा में चुनावी रैली हुई प्रधानमंत्री, वहां से भी उन्होंने ये कहा कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक जगह जमा हो गए हैं और भ्रष्टाचारियों का एक के बाद एक आगे आने वाले जो 5 साल है उसमें और कड़ी कार्रवाई इन पर होगी। किस तरह से देखते हैं? समीक्षा जी, पहले मैं बताना चाहूंगा कि असल में प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर तो जो प्रहार किया ही है, उसमें पहला मुद्दा जो है उन्होंने कांग्रेस पे मोटा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो है मैं घोषणा नहीं करता, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। और हमने आज तक काम किया है और काम करेंगे। उसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर का चुनावी मुद्दा बनाया, मुद्दों को जो है आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमेशा जो है आगे बढ़ता है। इसी प्रकार उन्होंने जो है गरीब तबके के लिए जो कहा कि ये तो सभी ट्रेलर है, आपकी पूरी थाली जो है भर के आएगी और अभी थाली आनी बाकी है, आगे देश को ले जाना है। तो इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा जो है जिस पर चर्चा नहीं हुई, जो मैं समझता हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते पर पानी हरियाणा को दिया जाएगा। इस पर बहुत टाइम से विवाद चलता रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा आगे चल के। यमुना जल समझौता जो है वो पंजाब हरियाणा के बीच में, राजस्थान के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने किसानों के संबंध में पहली बार बोला है। इसी के साथ जो है बेरोजगारी आज की डेट में बड़ा मुद्दा है, जो उनके इन सांसद वरुण गांधी जी ने जो है कहा था कि 140 करोड़ वैकेंसी खाली हैं और पहले उन्हें भरा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी पर जो है उनकी सभाओं में कोई दिखाई वो भाषण इस तरीके नहीं पड़ता है कि युवाओं के लिए ये किया जाएगा। वर्तमान में जो है भावनात्मक मुद्दे जो हैं वो आगे आ रहे हैं। विपक्ष जो है उन मुद्दों को आगे ला लाकर भ्रष्टाचार से बचने की अपनी कोशिश कर रहा है। अभी तक जो है विपक्ष ने जो चुनावी सभाएं जिस तरीके के होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। अभी उत्तराखंड में भी विपक्ष की कोई भी सभा नहीं हो पाई है। अभी आज ही जो है मतलब 26-27 लोगों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें लोग प्रचारक आने वाले हैं, लेकिन मुख्य प्रचारक उसमें राहुल जी और प्रियंका जी रहेंगे और उसके बाद जो है स्थानीय स्तर के नेताओं को ही प्राथमिकता दी गई है। ठीक है तो ऐसे में जो है विपक्ष के पास जो है जो प्रचारकों की भी कमी है, लेकिन भाजपा के प्रचारक भरपूर हैं और उत्तराखंड पूरे देश में लगभग 40 से 50 लोग जो है सभाएं कर रहे हैं, उसका लाभ जो है भाजपा को मिलने की संभावना है। बिल्कुल जीवन सिंह जी, जिस तरह से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। लेकिन नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आप जीवन सिंह जी को भी सुन रहे थे, मुकेश पाठक जी को भी सुन रहे थे, पहले तो मुकेश जी की बात का आप जवाब दे दीजिए कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है, ना ही अभी तक विपक्ष के राज में इतना विकास देश का किसी ने किया है। दूसरा, अभी जो जीवन सिंह जी कह रहे थे कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, उनकी चुनावी रैलियां कब शुरू होंगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। चुनावी सभाएं विपक्ष कब करेगा? मात्र 14 दिन रह गए मतदान में। देखिए, तो पहले तो इस बात का जवाब कांग्रेस के पास चेहरा, आप इतने गुमान में मत रहो, कार तो पार और चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस के पास समाज सेवा के लिए पूरी तरह अपनी जीवन को न्यौछावर कर चुके ऐसे ऐसे चेहरे हैं। आप सिर्फ मोदी जी की बात करते हैं तो एक समय परिस्थितिवाद या तो कहते हैं कि बिल्ली के भाग से टिकट छूट गया। अगर मोदी को जनता को जो है भ्रमित करने के कारण प्रधानमंत्री बना दिया है तो इसे आप उंगला चेहरा नहीं मानेंगे। गांधी मोदी की तुलना में एक तो गुना नहीं, लाखों करोड़ों गुना साफ राजनीति करना जानते हैं। राहुल गांधी जी छल से रहित राजनीति। आप देखिए कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मात्र शक्ति, उन्होंने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण में नहीं जाना है, लेकिन राहुल पहुंचे भी तो नहीं ना। उन्होंने उस बात को जो है भ्रमित करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। अब जब बात पहुंचने की है तो जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के कहने से है। भाई मंदिर में हमारी आता है, आप कहो रात में 8 बजे आज आप मंदिर जाइए,
तो मुझे नहीं लगता, मैं तो सुबह जाऊंगा। लेकिन तो ये हमारा एक निजी मामला है प्राण धर्म का। प्रतिष्ठा के समय पे नितिन जी वहां पर होना चाहिए था ना। नितिन जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश जी आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी देखिए धर्म जो है, ऋतिका जी बोलिए। ऋतिका जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए नितिन जी। देखिए धर्म जो है हर किसी का एक निजी मामला है, और कोई संगठन, कोई दल आपको मजबूर नहीं कर सकता है कि आप आरती कीजिए, आप 1 घंटे तक ताली बजाइए आरती में। ये हमारी आस्थाएं हैं, हम किस तरह भगवान को खुश करना चाहते हैं, या हमारे हृदय की बात भगवान तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे धर्म में भी कई तरह की भक्ति बताई गई है कि कोई साधना की भक्ति करता है, कोई आध्यात्म की भक्ति करता है, कोई जो है इंसान से प्रेम करके ही ईश्वर की भक्ति करता है, कोई जो है सभी धर्मों का सम्मान करके हर जीव को सुख देने को भी भक्ति कहते हैं। देखिए ये जो है 200 चूहे खाकर हज को जाने वाली बिल्लियों से सावधान रहना पड़ेगा। ये क्या है जो तिलक पोत कर पूरा आडंबर बताकर जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो, उस तरह जनता के सामने चूल्हा ओढ़कर रावण के भेष में पहुंचे हैं। उसे भक्ति नहीं, उसे आडंबर ज्यादा कहा जाता है। देखिए और एक कोई आप आवश्यक है कि तुलसीदास जो है वक्त श्री राम ने तो पूजन नहीं की कभी 14 साल के अयोध्या के वनवास में। धर्म को लेकर यहाँ पर कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है नितिन जी। सवाल सिर्फ इतना था, आपने जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर उठाया, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि वहाँ पर विपक्ष पहुंचा नहीं ना। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति वहाँ राम मंदिर, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहाँ नहीं पहुंचा कोई भी। बहुत लोग, देखिए ऋतिका जी, बहुत लोग पहुंचे और पहुंच रहे हैं, और समय आने पर जाएंगे। ये कोई अब किस समय का इंतजार किया जा रहा है? हालांकि होगी वो अयोध्या जाएगा, बाकी जाएगा वो मथुरा जाएगा, कोई जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जब ठीक है नितिन जी, मुद्दा राम मंदिर नहीं है। मैंने आपसे सवाल ये किया था प्रचारकों की, हम जब बात कर रहे थे। हमारी आस्था है, हम जरूर जाएंगे और जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मुकेश जी ने सवाल किया था, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, दूसरा स्टार प्रचारकों की सूची जिस तरह से बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है, विपक्ष की ओर से कब आएगी, कब चुनावी सभा की जाएंगी? मैनिफेस्टो तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं दिखाना तो पड़ेगा। अभी तक सिर्फ वायनाड में ही राहुल गांधी पहुंचे हैं। देखिए सभी तैयारी जो राजनीतिक दलों चुनाव की होती है वो चल रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हुलहुलाहट मची हुई है कि इनके पास पैसा है, इनके पास तंत्र है। 20 साल से मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं, 10 साल से देश को लूट रहे हैं, तो पैसे का अंबार लगा पड़ा है। चलिए, सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियां इनके पास हैं, और मीडिया को भी इन्होंने आधे से ज्यादा खरीद चुके हैं। तो ये चलिए ठीक है, हवा बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है नितिन जी, मुकेश जी जवाब देना चाह रहे थे। मुकेश जी जल्दी से। तो आपको ये लगता है, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि ये राम जी, ये जन दबाव को देखते हुए राम जी को तो अपना कहते हैं, लेकिन ये छुपा नहीं पाते बेचारे, ये रामद्रोही साबित हो जाते हैं। आप देखिए अभी की बात राम की करते हो कि राम जी हमारे नहीं है। पहले तो तारीफ की, लेकिन जब ये प्रश्न आया कि इनका कोई नेता गया क्यों नहीं, कोई पहुंचा क्यों नहीं, तो उन्होंने फौरन कहा कि धर्म एक निजी मामला है। अरे भाई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो निजी मामले होते हैं, शादी ब्याह एक निजी मामला होता है, लेकिन आदमी बारात लेके जाता है ना। अब निजी मामले के तहत, निजी एजेंडा के तहत ही राम मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं चले गए? आज यहाँ तक अब आप उसको आडंबर कह रहे हैं। तो कांग्रेस इस प्रकार से जो रामद्रोही हो रही है उसकी सजा इन्हें फिर से मिलेगी, और ये इतिहास ऐसा नहीं होगा। ठीक है नितिन जी, सुन लीजिए, आप पहले आप सुन लीजिए। इनके बहुत बड़े प्रवक्ता थे, इनके बहुत बड़े प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ जी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए सबसे बड़ा कारण दिया, वो यही दिया है सनातन का विरोध करते हैं, उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी, सनातन का विरोध करते थे। पहले तो इनको क्लियर होना चाहिए, अगर आप विरोध में हैं तो साफ विरोध करिए, ताकि जिनके वोट के लालच में आप ये सब कर रहे हो वो तो आपके साथ हो, नहीं तो भारत में रह के
रामद्रोही का आप नाम नहीं वोट हो के सकते, लालच में इसकी लेते सजा हैं। आपको आप मिल मंदिर रही है, वोट के लालच में मिलेगी। जाते हैं। मैं बता देता हूँ, अब की बार आपसे ये लोग बेहतर 30 कोई सीट नहीं से कर नीचे आ पाएगा रहे हैं साहब। पूरे देश में। ठीक है, 30 सीट मिलना इनको मुश्किल है। चलिए ठीक है मुकेश जी। जीवन सिंह जी, आप आपसे एक आखिरी देश के सवाल बहुत मैं यहाँ पर सारे लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी जो वर्तमान की स्थिति और मुद्दे पे मैं वापस आऊं, जिस तरह से वर्तमान सांसदों के टिकट काटकर जो बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है, क्या वहां पर कमल खिला पाएगी? क्योंकि अभी जो हम प्रधानमंत्री के दौरे देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक, वो उन्हीं जगहों पर किए जा रहे हैं, उन्हीं लोकसभा सीट पर किए जा रहे हैं जहां पर नए चेहरों को मौका बीजेपी दे रही है। देखिए सुनिएगा, मतलब जो नए चेहरे दिए गए हैं उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि बीजेपी हमेशा सर्वे करती है और जहां उनको लगता है कि उनका प्रत्याशी हारने वाला है तो वहां हमेशा प्रत्याशी बदला जाता है। और रही बात प्रत्याशी की, तो वर्तमान में भाजपा के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी ही उनकी जीत है। क्योंकि हर जगह चुनाव जो है मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाता है और जिस तरीके से मोदी जी स्वयं गारंटी दे रहे हैं और इसी प्रकार से उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी ये समझे बैठे हैं कि हम मोदी जी के नाम पे जीतेंगे। इसलिए जो भी है उनका पूरा संगठन जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका चुनाव जीतना लक्ष्य है और नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता इसके लिए मेहनत करता है। वर्तमान में विपक्ष के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है और नेताओं की भी कमी है। बिल्कुल जीवन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इतनी स्ट्रांग है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचली स्तर तक के सभी कार्यकर्ता जो है वो जी जान से मेहनत यहाँ पर करते हैं। चुनावी प्रचार में जिस तरह से पार्टी ने ताकत झोंकी है वो सबका उसका नतीजा हमारे सामने बहुत जल्द होगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक चुनावी सभाएं, चुनावी रैली और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। देखना होगा कि भविष्य में किसका साथ जनता देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।